हेलो, गुड मॉर्निंग। 7th स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार हम मैथ्स के इस पीरियड में, गणित के इस पीरियड में स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने प्रश्न संग्रह 42 जो मैंने आपको वीडियो भी भेजा है, साथ में आपको मैंने जो उत्तर भेजे हैं उसके चित्र भी भेजे हैं, वे सब अपने समझे होंगे, समझ कर अपनी कॉपी में लिखे होंगे। अगर आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पाठ में वृत्त पढ़ा रहा हूँ ये अगली क्लास में भी चलेगा, अर्थात 8वीं में भी चलेगा, 9वीं में भी आपने पढ़ना है और 10वीं में भी पढ़ना है। और इसीलिए ये पाठ अपने आगे की पढ़ाई की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वृत्त के और एक हम प्रकार को सीखेंगे या वृत्त के भाग को सीखेंगे, जिसे हम वृत्तखंड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। तो इसमें इसके अंदर अब इस आकृति को हम देखेंगे तो ये आकृति एक चूड़ी की आकृति बनी हुई है। कई बार अपनी चूड़ियाँ, जो कांच की चूड़ियाँ वो गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। तो इस प्रकार से टूटी हुई चूड़ी दिख रहा है कि एक तरफ छोटा भाग, एक तरफ बड़ा भाग रहता है। कई लोग इसे खिलौने के तौर पे या खेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चूड़ी के टूटे हुए टुकड़े हैं। अभी इसमें सभी समान आकार के नहीं होते। ये वाला बड़ा भाग दिख रहा है, एक छोटा भाग दिख रहा है। तो ये जो छोटा भाग है, ये भी मैंने आपको पीछे कि ये उसकी क्या कहती है, इसकी चाप कहलाता है। ये चाप है, ये छोटा चाप है, ये बड़ा चाप है। ये छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है। परंतु इन दोनों को जोड़ दे तो यहाँ से ऐसी ये टूटा हुआ भाग दिखाई देता है। ये मैंने अपने को बताया कि आपको कहते हैं जीवा। ये ए से बी, ये कहलाती है जीवा। तो जीवा के ऊपर एक वृत्त का भाग है ये वाला, और जीवा के नीचे एक छोटा वाला वृत्त का भाग है, और ये खंड कहलाता है। हिंदी में उसे खंड कहते हैं। तो एक ऊपर बड़ा खंड दिख रहा है, एक छोटा खंड दिख रहा है। चूंकि ये वृत्त के खंड है, इसलिए इसे वृत्त खंड कहते हैं। छोटे को कहते हैं लघु, बड़े को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ है, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, छोटा है तो लघु वृत्तखंड। इस प्रकार से वृत्त के एक इस प्रकार की रेखा के कारण, जिसको जीवा कहते हैं, वृत्त को दो भागों में बांटा जा सकता है। और उसमें बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड और छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। अब इसकी परिभाषा हमें लिख लेनी है, जो मैंने यहाँ पर बताई है, मार्किंग की है वो। तो इसको आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है। ये देखिए, ये भाग दिखाई दे रहा, ये आपको उतारना है यहाँ से। पेज नंबर है 78। और ये आकृति आप लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो आकृति दिखा रही, इस आकृति को आपने बनानी है। तो इस आकृति में आपको दिख रहा है कि ये ऊपर का एक भाग है और एक नीचे का भाग है। नीचे का भाग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है पूरा भाग, और इसमें ये आपका चाप है, छोटा वाला चाप, जिसको कहते हैं AXB। और पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है AYB, ये बड़ा वाला वृत्त का भाग है, ये कहलाता है चाप। बीच में AB है, इसने इसे विभाजित कर दिया, इसको जीवा कहते हैं। और ये वाला जो आधा टुकड़ा है, जैसे चांद दिखाई देता है ना आपको रात में, छोटा चांद कभी कभी बड़ा चांद दिखाई देता, तो ये छोटा वाला जो चांद वाला टुकड़ा है, इसे हम लोग कहेंगे कि लघु, और ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो फिर इसकी परिभाषा क्या हुई, ये अपनी कॉपी में हम लोग लिखेंगे, जो इसके फोटो में आपको भेजूंगा। तो इसमें AB के कारण, जीवा AB के कारण वृत्त के दो भाग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से छोटा AXB है, अभी मैंने बताया, उससे छोटे भाग को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं, और गोल वाले भाग को कहते हैं लघु चाप। इसमें दो बातें एक साथ ली, जो टुकड़ा है, जैसे चांद का टुकड़ा जैसे कहते हैं, उसे वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ये जो गोल वाला नीचे का भाग है, जैसे चूड़ी वाला जिसको हिस्सा कहेंगे हम लोग, वो कहलाएगा लघु चाप। उसी प्रकार से बड़ा वाला जो चाप है, उस आकृति में कहेंगे AYB है, और AYB का बड़ा वाला भाग होने के कारण उस बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और
जो गोल वाला भाग है उसको कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। और अगर यही बात बीचों बीच से जाए, अब ये छोटा और बड़ा नहीं है, ये जीवा आरटी है, लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये अगर केंद्र है ओ और इस केंद्र से होकर जा रहे तो इस जीवा को क्या कहेंगे? करेक्ट, इसे हम कहेंगे व्यास। तो व्यास अगर है तो वो वृत्त को दो समान भागों में बांटता, ऊपर का भी और नीचे का भी भाग, और ऐसे को कहते हैं अर्धवृत्त। ये आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त, बराबर बीचों बीच में से जा रही, तो ये अर्धवृत्त कहलाता है। और इस प्रकार से इसमें दीर्घ चाप और लघु चाप या दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड नहीं बनते हैं। वृत्त 360 का होता है, तो ये वाली जो सीधी रेखा है वो क्या करती है, उसको 180 180 में बांटती है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा आधा वाला भाग आपके कंपास बॉक्स को खोलने पर आपको दिखाई देगा कोण मापक में, और कोण मापक में आखिरी वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर कितना होता है? 180। यस, आया ना ध्यान में? वो देखेंगे आप, नहीं मालूम तो फिर से एक बार उसे देखिए। अंतिम नंबर जो शून्य से शुरू होगा, 10 20 30 40 करते करते यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो 180, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर भी 180 मिलेगा। तो ये 180 अर्धवृत्त की माप होती है, और पूरा वृत्त लिया तो 360, 180 180 कहलाते हैं। अब उसके बाद है केंद्रीय कोण, और एक परिभाषा, ये भी आपकी कॉपी में आप लोगों ने बताना है कि अब अगर एक कोण ऐसा है, ये देखिए एक कोण ए ओ बी, और उसका जो शीर्ष है वो वृत्त के केंद्र पर स्थित है, तो ऐसे अवस्था में ये जो कोण है, ये वाला जो कोण कहला रहा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण, इस कोण को, जिस ए ओ बी को हम लोग कहेंगे केंद्रीय कोण। केंद्र से इसलिए केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण की माप, मान लीजिए अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, अर्थात केंद्रीय कोण की माप उसके संगत या सामने बने हुए लघु चाप ए जेड बी संगत चाप के माप के बराबर होता है। ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 100 है तो ये भी 100, अर्थात केंद्रीय कोण 100 है तो लघु चाप 100, लघु चाप 100 है तो केंद्रीय कोण भी चाप भी 100 होती है। लेकिन लघु चाप की माप हमेशा 180 से कम होता है। अर्धवृत्त की माप 180, लघु चाप की माप 180 से कम, लेकिन दीर्घ चाप की माप 360 से कम और 180 से ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की बातें मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए, आपने इसे सीख लेना। अब हम प्रश्न संग्रह 43 की ओर चलते हैं, और 43 में आइए हम इस सवाल को सीखेंगे। प्रश्न संग्रह 43, ये आकृति बनी है, देखिए अब आकृति किताब में तो नहीं दी लेकिन यहाँ पर दी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि विकल्प चुनिए। ऐसी आकृति है वृत्त की आकृति में, ये मान लीजिए ओ है। अब इसमें ये एक चाप दिया जिसका नाम है ए एक्स बी 120, और पीछे भी एक बड़ा चाप बनेगा ए वाई बी, इसकी माप नहीं दी। अब अगर उसने कहा कि अगर चाप ए एक्स बी 120 है तो ये जो पीछे वाला दीर्घ चाप है इसकी माप कितनी होगी, ये पूछा, पीछे के चाप की माप कितनी होगी, अर्थात ए वाई बी की माप कितनी होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है तो ये कितनी होगी। और अभी मैंने बताया कि लघु चाप और दीर्घ चाप कितने मिला के कितने होते हैं, 360। तो अगर आपको दीर्घ चाप निकालना है या लघु चाप निकालना है तो किस में से घटाना पड़ेगा, 360 में से। तो दीर्घ चाप ए वाई बी निकालने के लिए 360 में से लघु चाप घटाएंगे, और लघु चाप की माप कितनी है, 120 अंश। तो 360 में से 120 को घटाया तो उत्तर आ गया 240, अर्थात चाप ए वाई बी की माप आ जाएगी 240 अंश। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि ये जो चाप है ये छोटी चाप है, इसके पीछे बड़ी चाप है। जैसे चूड़ी का उदाहरण देखते हुए मैं बताया था, और दोनों चापों को जोड़ देंगे तो पूरा गोल बनता है। गोल अर्थात वृत्त, और वृत्त की परिधि 360 की होती है। तो अगर एक कोण पूरा दे दिया है तो बचा हुआ पीछे का चाप का माप कितना आएगा, हमेशा 360 में से घटाने पे आएगा। तो 120 को लिया हमने और 360 में से उसे घटा दिया, तो जो
प्राप्त हुआ है वो आ जाता है 240। और एक देखिए सवाल, फिर से बता रहा हूँ, इन सवालों को मैं आपके कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे मैं देने वाला हूँ पिक्चर निकाल के, जिससे कि आप उसको सीख सकें। ये एक आकृति किताब में बनी हुई है। अब यहाँ पर इस आकृति को पहले सीखना जरूरी है, क्योंकि आकृति समझेगी तो सवाल समझेगा। हाँ बताइए, अभी ये क्या कहलाता हो जी? यस, सिखाया हमने, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। ये क्या कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये जीवा है, QR जीवा है, लेकिन ये केंद्र से जा रही है, इसलिए इस जीवा का दूसरा नाम ये होगा वृत्त का व्यास। और अभी मैंने सीखा है कि वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 समान भागों में बांट देता है, समान भागों में, अर्थात 360 का समान भाग कितने होंगे? 180 180। अब ये एक और जीवा है PQ, लेकिन ये जीवा क्या है? वृत्त के केंद्र से नहीं जा रही, इसलिए व्यास नहीं कहलाएगी। और ये X एक बिंदु है और उसके अपोजिट Y एक बिंदु है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि इसमें अर्धवृत्त बताइए कौन कौन से है। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो अभी मैंने बताया कि ये व्यास इसको 2 भागों में बांट रहा है। ऊपर का भाग QPR, ऊपर का भाग क्या हो गया? यहाँ पे मैंने लिखा है QPR, देखिए QPR। दूसरा नीचे वाला भाग क्या आएगा? ये वाला QYR, ये QYR, यहाँ पर QYR आ गया। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त 2 है, एक ऊपर है और एक नीचे है। नाम है QPR चाप, और चाप का दूसरा का नाम है चाप है QYR। दूसरा प्रश्न पूछा है कि इसमें लघु चाप बताइए। लघु मतलब अर्धवृत्त में से छोटे वाले चाप। तो इसमें छोटे छोटे चाप कौन कौन से? देखिए, ये एक चाप छोटा है, चाप PXQ, फिर है चाप PR, ये एक छोटा चाप है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चाप ये एक है RY, ये एक छोटा चाप है। और उसके अलावा YQ, ये एक छोटा चाप है। तो ये छोटे छोटे एक चाप ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक PXQ, फिर ये YQ, फिर YR, फिर PR, ऐसे छोटे छोटे चाप है इसमें। और ये चाप क्या कहलाते? लघु चाप कहलाते। अब पूछा है दीर्घ चाप बताइए। अब दीर्घ चाप मतलब क्या होगा? जो बड़े बड़े चाप है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ XQY, दिख रहा है ना, बड़ा का बड़ा चाप, ये अर्धवृत्त से भी ज़्यादा है, XQY। फिर PQY, यहाँ से शुरू हुआ P, फिर यहाँ पे आ गया Q, फिर यहाँ पे आ गया Y। और तीसरा दिखाई दे रहा है चाप PY और Q, ये किधर से बन रहा? PYQ। तो ये मैंने उत्तर यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए, इन्हें आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न संग्रह 43 का है कि एक लघु चाप दिया है 110 और आपसे कहा है, नाम है उसका PXQ, आपसे कहा है कि दीर्घ चाप PYQ का मान निकालिए। तो क्या करना है? सूत्र हमेशा की तरह से 360 में से लघु चाप को घटाइए, 360 में लघु चाप को घटाइए। 360 में से लघु चाप कितना भी ऊपर दिया? 110। 360 में से 110 घटाया तो कितना आ गया? 250। इस प्रकार से दीर्घ चाप आ गया 250, लघु चाप 180 से कम और दीर्घ चाप 180 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये परिभाषाएं आपने लिख लेनी है, परिभाषा के अलावा सूत्र लिख लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आकृतियाँ पेंसिल से बनानी है, आकृति पेंसिल बनाने से सवाल पेन से उतारेंगे और फिर इन उत्तरों को प्रश्न संग्रह 43 से आपने लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो ये वृत्त के पाठ सीखे, जिसमें 2 एक्सरसाइज हमने सीखी 42 और 43, इनको अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे और फिर इसे आकृति बनाकर अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये पूरा पाठ इम्पोर्टेंट है, यहीं पर वृत्त का पाठ पूरा होता है। पढ़े, मेहनत करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।